लिख दिया। देखो आज हम लोग क्या समझेंगे, थोड़ा सा हम लोग का टॉपिक किसका बच गया है, रिफ्रैक्शन का। रिफ्रैक्शन का बच गया है। और उसके बाद हम लोग कहाँ चल जाएंगे, लेंस में। हालांकि पूरा लेंस भी किसका टॉपिक है, रिफ्रैक्शन का ही टॉपिक है, ठीक है ना। चलो, तो कौन कौन टॉपिक छूटा था। देखूंगा तो याद आएगा, इसे याद ही नहीं आता है, इसे लिख के लाया, सोच रहा भूलूंगा नहीं। ठीक है, इसे देखता हूँ। इट इज रिफ्लेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक मिनट में कब आना था ना, अभी कब आना था हम लोग को, अभी इसे बंद करो। अभी कहाँ थे हम लोग, न्यूमेरिकल पे। नहीं, मतलब ये टॉपिक बाद में चलेगा, पहले न्यूमेरिकल बनाओ। चैप्टर खोल तो, लाइट चैप्टर खोल के दे जल्दी से। आए जल्दी कर जल्दी कर। चलो न्यूमेरिकल ढूंढता हूँ। न्यूमेरिकल कहाँ था, बता दो तुम लोग कि किस मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, किसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, तब तक बताते रहो। कन्वर्जिंग मिरर किसको कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर किससे बोलते हैं। कनकेव को क्या बोलते हैं, कनकेव कन्वर्ज करता है, सही बात है। और कन्वेक्स का करता है, डाइवर्ज करता है। किसी को कोई दिक्कत है नहीं ना। चलो क्वेश्चन है, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर। न्यूमेरिकल नहीं, ऐसी क्वेश्चन है, क्या डिफाइन नहीं कर देंगे तुम लोग। कह रहा है कि डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर। कनकेव मिरर पहले फोटो बनाएंगे, उस फोटो में फोकस क्या हो गया, प्रिंसिपल फोकस को दिखाएंगे। अच्छा ये क्या लिखा है, प्रिंसिपल फोकस लिख रहा है। मैंने तो आप लोगों को सिर्फ बताया फोकस पॉइंट और फोकल लेंथ बताया है, ये प्रिंसिपल एक्सिस बताया है, ये प्रिंसिपल फोकस कहाँ से आ गया। ये हाँ अच्छी बात है, ये कोई नया नहीं है, नया नहीं है। जो फोकस पॉइंट में था ना, उसी को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। आई कोई समझ लो कि मिरर में, कोई मिरर हो, प्लेन मिरर हो या आपका स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल में कनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, एक ही आपका क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है, चाहे एक ही फोकस पॉइंट होता है। लेकिन लेंस में जाएंगे तो दो गो प्रिंसिपल फोकस मिलता है, चाहे दो गो फोकस पॉइंट मिलेगा। क्या है, इसको जानने के लिए तब तक देखते रहिए वीडियो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे, लेंस हम चलेंगे तो फिर अब ये सीख लो कि कोई भी मिरर हो, किसी भी टाइप का मिरर हो, only one principal focus point, or in the any type of lens there are two principal focus point, okay। अब प्रिंसिपल फोकस पॉइंट मतलब वही मुख्य वाला फोकस पॉइंट जहाँ फोकस करता है, कन्वर्ज करता है, ठीक है। और कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ ए कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। फिर सुन लो, द रेडियस ऑफ ए कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। आगे, अच्छा व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। चलो सॉल्व करो। कह रहा है कि द रेडियस ऑफ ए कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। अब पता नहीं है स्फेरिकल जो मिरर है वो कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है। अगर मान लो ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है ना जी, तो इसे कहा रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अगर तुम्हारा ये वाला है, कौन सा ये कॉन्वेक्स मिरर, कौन है ये कॉन्वेक्स मिरर, ये कौन सा था कॉनकेव मिरर, कोई दिक्कत है। तो इसका सी कहाँ हो जाएगा, इधर हो जाएगा। यानी कि ये तुम्हारा पोल, ये भी कहा गया पोल। तो पोल के इधर जाते हैं हम लोग तो कहा आता है प्लस, इधर आते हैं तो कहा जाता है माइनस। यानी कि अगर आपका कनकेव मिरर हुआ तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर बोलते हैं, ठीक है ना हो। यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये भी तुम्हारे यहाँ से यहाँ तक का कहलाएगा आर। पी से लेकर सी तक पी सी इजकल टू आर, किसी में भी यहाँ पर भी पी सी इजकल टू का हो जाएगा आर। पर इस वाले मिरर में ये क्या होता है, आर पॉजिटिव। कैसा होता है, पॉजिटिव, निगेटिव होता है।
और इसमें ये आर कैसा होता है, पॉजिटिव। कोई दिक्कत किसी को? इस सवाल में ऐसा कुछ बोला ही नहीं है कि मिररवा है कौन सा, कनकेव है कि कन्वेक्स है, सीधा बोल दिया कि स्फेरिकल मिरर। सवाल में कह रहा है द रेडियस ऑफ ए कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। बस आर का मान कितना दे दिया है, 20 सेंटीमीटर। तो अगर बात की जाए 20 लिख के छोड़ दिया है, मतलब कि वहां प्लस छिपा हुआ है, प्लस वहां पे है, प्लस है तो मिरर कौन सा होगा आपका, ये वाला होगा। नहीं नहीं, चलो आकार निकालने को आ रहा है, व्हाट इज द फोकल लेंथ, व्हाट इज द फोकल लेंथ। तो अब बता दो कि एक फॉर्मूला याद है तुम लोग को कि R इज इक्वल टू एफ, चाहे आपका मिरर ये हो कनकेव हो अच्छा कन्वेक्स हो, दोनों का फॉर्मूला क्या था, सेम था। R इज इक्वल टू एफ। आर का मान क्वेश्चन में गिवन है, कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर, कितना दिया है क्वेश्चन में गिवन है। तो आर का क्या रख दिया हम, बराबर है 2 का 2 और 1 का 1, दो यहाँ पे गुना है तो भाग में जाएगा, गुना ना जी। अब 20 सेंटीमीटर बटन कहा गया, दो यहाँ पे कहा गया, काट दें तो कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। फोकस कर लेंथ निकल के आ गया। ये तो पूछ रहा था व्हाट इज द प्रिंसिपल फोकस, मतलब फिर से कह रहा हूँ, फोकल लेंथ कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, नेम ए मिरर, एक्सटर्नल क्वेश्चन बना रहा है कि इंटरनल है, सुनते रहो। नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपको बताना है वो कौन सा मिरर है जिसमें इमेज जो है सीधा बन रहा है और बड़ा बन रहा है। इरेक्ट माने सीधा, एनलार्ज मतलब बड़ा, एनलार्ज मतलब बड़ा। तो कौन सा ऐसा मिरर हो सकता है, कनकेव, कन्वेक्स या प्लेन मिरर, जिसमें सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज, बताइए। समय बोलिए कन्वेक्स, तुम बोलो जी। अरे महाराज सुनिए ढंग से, कौन सा ऐसा मिरर है जिसमें इमेज जो बनेगा किसी ऑब्जेक्ट का वो बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा, कन्वेक्स में। तुम बोलो समय, गलत जवाब। कल ना सीखे थे, परसों भी सीखे थे। कन्वेक्स मिरर सीधा तो बनाता है हमेशा, कल वर्चुअल बनाता है, सीधा बनाता है, पर छोटा बनाता है, बहुत छोटा। साइड मिरर में कौन सा इस्तेमाल करते हो, साइड मिरर में, गाड़ी के साइड मिरर में कन्वेक्स ना। अब बड़का बड़का ट्रकों को छोट कर देता है नहीं, हम बड़ा पूछ रहे हैं। भाई हमेशा छोटा ही बनाता है, बड़ा कोई बनवे नहीं करता है। हाई है जो बड़ा छोटा दूर बनाता है। ऐसे कांड का क्या हो जमा में तू लोग। अगला क्वेश्चन आंसर हो जाएगा कनकेव मिरर। व्हाई डू वी पर प्रेफर, सुनो ध्यान सुनो, व्हाई डू वी प्रेफर, प्रेफर मैंने पसंद करना, प्रेफर ए कन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। कह रहा है कि हम लोग क्यों पीछे के चीजों को देखने के लिए, रियर इमेज को देखने के लिए हम लोग साइड मिरर में कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये छोटा बनाता है। छोटा मत बोलो, बहुत छोटा बनाता है। और एक और रीजन है, सीधा बनाता है। ट्रकवा सीधा है तो सीधे दिखेगी, उल्टा है तो उल्टा दिखेगी। हाँ सीधा है तो सीधा दिखेगी, उल्टा है तो उल्टा दिखेगी। यही पे उस सवाल का जवाब देता हूँ तुमको। अब बताओ, एम्बुलेंस की गाड़ी आ रही है पीछे से, अब तुम देखोगे अपने साइड वाला मिरर में तो ये तो क्या करता है, उल्टा दिखाता है ना, तो उस पर लिखा है सीधा, और उसको क्या कर देगा ये, एक मिनट, उल्टा लिखा है सीधा कर देगा, तो गड़बड़ हो रहा है। हाँ उल्टा को सीधा कर देगा, बात सही है, बात सही है, उल्टा को सीधा कर देगा। लेकिन ट्रकवा सीधा आती है ना, टायर नीचे होता है, उसका बॉडी ऊपर होता है, और दिखती वो सन के है, टायर नीचे बॉडी ऊपर। पर एम्बुलेंस को उल्टा लिखने को सीधा कहाँ दिखता है, सीधा नहीं तो सीधा दिखना चाहिए था। राइट लेफ्ट राइट होगा, तो मतलब सी वाला मतलब ड्राइवर इधर बैठ रहा था, ड्राइवर को इस साइड लेफ्ट साइड देखा है। हम ये सोच रहे हैं कि जो साइड मिरर है उसमें अभी हम लोग पढ़े हैं, चाहे सब दुनिया जानता है कि ये वर्चुअल इमेज बनाता है। वर्चुअल इमेज कैसा होता है, सीधा होता है, उल्टा नहीं होता, ठीक है ना। तो जब हम उधर उल्टा लिखेंगे तो उसका क्या कर देगा ही, सीधा कर देगा। और ये लॉजिक लगा रहे हम, उल्टा लिखा रहेगा उसका क्या कर देगा ही, सीधा कर देगा। तो ऐसे सोचो कि ट्रक सीधा चल रही है, टायर नीचे है, उसका बॉडी ऊपर है, उसको उल्टा कर देना चाहिए था।
अरे 1 मिनट, लेफ्ट राइट वाला लोचा होता है जी, ऊपर नीचे थोड़ा करता है। हाँ सही बात है, सही बात। अब बच गए हम लोग। हाँ सही करो। जैसे दो ऐसे लिखा है ना, ये ऐसे दिखता है। हाँ, हमको लगा कि ऐसे दिख जाएगा। ऐसे, ऐसे वाला कहानी नहीं है, ठीक है। तो सवाल पूछेगा कि हम लोग एम्बुलेंस को उल्टा काहे लिखते हैं, ताकि जो साइड मिरर है उसको सीधा करके दिखाए, यही ना। चलो, उसको सीधा करके दिखा देगा, एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहेगा तो। और कौन क्वेश्चन? एक तुम्हारा एग्जाम्पल है जी, इवन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है, तो घर बनाना कहो, फंसा तो हम बताएंगे, हम क्वेश्चन पाते हैं। दो एग्जाम्पल है यहाँ पे, दो यहाँ पे तुम लोग क्या करना, घर बनाना। अब क्वेश्चन एक और कह रहा है कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर, यहाँ फिक्स कर दिया है। मिरर कौन सा चाहिए आपको? कन्वेक्स मिरर। कौन सा? कन्वेक्स। कह रहा है कि फाइंड द फोकल लेंथ। क्वेश्चन लिख दूं क्या बड़ा पे? टाइम खर्चा होगा ना, लिखता हूँ, कोशिश करता हूँ। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। और क्या कहानी है? मिरर whose रेडियस ऑफ कर्वेचर, मैं शॉर्टकट में आर लिख देता हूँ। आर मतलब क्या हो गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। इज 32 सेंटीमीटर। चलो ओम, क्या दिया है तुमको? गिवन में क्या दिया है? आर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, और मिरर इज इक्वल टू कन्वेक्स तरह की। थोड़ा सा रोक दे इसको, चाहे। हाँ, हो गया प्ले। चलो देखो ये ध्यान से, हम लोग सॉल्व करना है ना। रेडियस कितना है? रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 सेंटीमीटर। मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स है। और निकालना क्या है? फोकल लेंथ। देखो, फाइंड द फोकल लेंथ, ठीक है, यानी कि छोटका है कि बड़का है? छोटे का। बड़का एफ मतलब फोकस पॉइंट हो जाएगा, प्रिंसिपल फोकस। ये फोकल लेंथ है, छोटका एफ मतलब, ये मुझे नहीं पता। इसको निकालने के लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे? आर इजकल टू 2F, चाहे 2F इजकल टू आर, कुछ भी कह सकते हो। चलो, आर का मान दिया है ना, कितना है? 2 सेंटीमीटर। और बताओ मिरर कौन सा है? कन्वेक्स है। तो कन्वेक्स में आर किधर होता है? उधर होता है ना, मतलब प्लस में होगा ना। आर प्लस में हम लिए हैं, प्लस यहाँ पे का है, लो दिख रहा है, कोई दिक्कत? चलो, यही अगर बोल देता कि क्या बोलते हैं, मिरर कॉनकेव है, तो माइनस लगाना पड़ जाएगा। क्वेश्चन भले नहीं लगाया माइनस, हमको लगाना पड़ जाएगा, ठीक है। चलिए, और 2 का 2 एफ, देखो तो 32 सेंटीमीटर अपन में कहा गया, 2 = कहा गया एफ, काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 16 सेंटीमीटर का आ गया तुम्हारा फोकल लेंथ, निकल के आ गया, ठीक है। कहाँ पिजवा घूम गया जा? हाँ मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। अगला क्वेश्चन क्या है? ए कनकेव मिरर प्रोड्यूस, ध्यान सुनो, ए कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्निफाइड रियल इमेज। समझ पा रहे हो? कहानी ये कह रहा है, एक कनकेव मिरर है, वो इमेज बना रहा है, और उस इमेज का जो साइज है ना, ऑब्जेक्ट के साइज की तुलना में 3 गुना है, 3 times लार्ज है, 3 गुना बड़ा है। तो सिंपल सी बात है, जब बड़ा है तो न्यू से बड़ा है ना, कौन सा मिरर हो जाएगा? कनकेव मिरर। ऐसे कन्वेक्स तो हमेशा छोटा ही बनता है, तो कन्वेक्स मिरर हो गया। और प्लेन मिरर में तो वो लगभग बराबर ही बनता है, लगभग बराबर, पूरा बराबर नहीं लेकिन लगभग बराबर। ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। कह रहा है कि ऑब्जेक्टवा को मिरर के 10 सेंटीमीटर दूर पर रखे हैं हम। समझ पा रहे हो? यानी कि जो 10 सेंटीमीटर है वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है कि इमेज का डिस्टेंस है? कैसे इमेज का? महाराज साफ साफ कह रहा है कि उस ऑब्जेक्ट को हम रखे हैं 10 सेंटीमीटर दूर पे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ ना। और निकालना क्या है? वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज का डिस्टेंस निकालना है। हाँ, मतलब वो कितना दूर है, यानी कि भी के मान निकालना है। समझ पा रहे हो?
चलो क्वेश्चन लिख दो बोर्ड पे, कोई लोग सुन सुन रहा होगा ना, सुन के ना समझेगा सब। पेज नंबर बता दे रहा हूँ, पेज नंबर कितना है 145, पेज नंबर 145 है, आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन। चलिए कहानी में कह रहा था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि यू कितना है जी 10 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर है, अच्छा बताओ, कोई भी मिरर हो, कॉनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस प्लस में होता है कि माइनस में? कोई भी मिरर है, कॉनकेव मिरर है चाहे कन्वेक्स मिरर है, यू का मान यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस में होगा कि माइनस में? हमेशा सोचो, इमेजिन करो, मैंने कुछ समझाया था कहानी। ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हो हमेशा? इधर रखते हो उधर रखते हो? इधर रखते हो ना, बोला गया सब कहानी, बोले थे कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट इधर रहता है, ये मिरर और ये मिरर दोनों एक ही मिरर है, ये भी कन्वेक्स है ये भी कन्वेक्स है, और इसका इस्तेमाल मत करना, इसका इस्तेमाल करना। कहाँ है, क्या इसका हमको ऑब्जेक्ट इधर ही रखना पड़ता है, ये पी इधर रखोगे तो माइनस में ना हो जाएगा, क्या समझ? इसे याद रखता है तू लोग। तो याद रखिए कि मिरर कोई भी हो, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस किस में होगा, हमेशा माइनस में ही होगा। तो क्वेश्चन में नहीं लिखा है -10 सेंटीमीटर, और मुझे लिखना पड़ेगा 10 सेंटीमीटर, समझ पा रहे हो? ले अरे ससुरा, कहाँ उड़ जा रहा है जी। अगला कहानी क्या कह रहा है? ये जो कह रहा है ना, ये जो इमेज बना है कितना गुना बड़ा बना है, 3 गुना। तो ये क्या है आखिर, ये क्या बता, साइंस में इसको क्या बोलते हैं? इमेज का साइज 3 गुना है ना, इसका मतलब क्या समझ पा रहे हो? या रेड कर पा रहे हो कल क्लास को? कल मैंने बताया था एक टॉपिक, इसका नाम था अरे समय कौन सा फॉर्मूला था, एम बराबर एच डैश बटा एच, क्या था? अरे टॉपिकों का नाम क्या था, एम से क्या होता है? मैग्निफिकेशन, क्या होता है? तो आपका जो इमेज है कितना गुना बड़ा है कितना गुना छोटा है, ये साधारण भाषा है, और साइंस में उसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन वैल्यू। क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन वैल्यू। डिस्टर्ब हो जाएगा कब? ठीक हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको? मैग्निफिकेशन वैल्यू। यानी कि जो आपका एम का मान कितना दिया हुआ है, 3 का दिया हुआ है, 3। समझ पा रहे हो समा? कोई दिक्कत नहीं ना? क्वेश्चन में ये भी बोला था कि रियल इमेज है, कैसा है? अब बता दो कि रियल इमेज सीधा होता है कि उल्टा? गलत जवाब, उल्टा। वर्चुअल होता है सीधा, रियल का होता है उल्टा। तुम देखो जब भी कंफ्यूजन होगा ऐसे सोचना कि साइड मिरर में कौन सा इमेज बनता है हमेशा? वर्चुअल, वर्चुअल बनता है। अब दिखता कैसा है हमेशा? सीधा। ट्रक उल्टा दिखती है, टायर ऊपर दिखता है क्या? अब ये पैर ऊपर दिखता है क्या? नहीं ना। तो कैसा दिखता है? सीधा। ऐसे टिक लगा लो, तो वर्चुअल सीधा होता है, उसका उल्टा रियल का हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो क्वेश्चन में गिवन है कि जो इमेज है ना, वो 3 टाइम्स है प्लस में का है, रियल इमेज है। तो रियल इमेज है मतलब उल्टा है, उल्टा है मतलब कि एम का वैल्यू प्लस में कि माइनस में? और बताए थे ना, एम का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब क्या समझते हैं? इमेज सीधा है, और एम का वैल्यू अगर निगेटिव है, इमेज उल्टा है। तो क्वेश्चन लिखा है कि इमेज रियल है, रियल इमेज उल्टा होता है, इसलिए एम का माइनस एम का वैल्यू क्या करना पड़ेगा? माइनस में लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नहीं लिखा है, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है कि एम का वैल्यू एम है, सीधा इसे बोल दिया है कि जो इमेज बन रहा है ना, वो 3 टाइम्स बन रहा है कंपेरिजन टू ऑब्जेक्ट के साइज की तुलना में इमेज का साइज कितना है? 3 गुना है। ठीक, तो वही जो 3 गुना बता रहा है, 3 गुना 2 गुना, वही कहलाता है मैग्निफिकेशन। ब्लर हो रहा है, रिपीट कर तो रहा हूँ, बता रहा हूँ। अगर आपका ये जो एम का मान है ना, मतलब मैग्निफिकेशन जो कल पढ़े थे, एच डैश बटा में एच, एक और फॉर्मूला होता है माइनस भी बटा में यू, याद आया? अब तो याद आया होगा। तो कल बताए थे, अगर एम का मान प्लस में आया, एम एम बराबर जो प्लस आया आंसर में, इसका मतलब कि वो इमेज जो है, ई आई एम ए जी जी, इमेज जो है वो क्या है आपका? इरेक्ट है, इरेक्ट सीधा है। अगर एम का मान माइनस आया, इसका मतलब कि इमेज क्या है? इनवर्स है, उल्टा है वो, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। रिवीजन किया करो, तुम लोग क्लास पीछे काहे कर देते हो, साथ ही साथ चलो। तो इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया,
माइनस कर दिए। अब मुझे निकालना क्या है, बी का वैल्यू, क्या निकालना है, बी का वैल्यू। अब बताओ यू और एम पता है, क्या यू और एम के सहायता से हम भी निकाल सकते हैं? ऐसा कोई फॉर्मूला तुम्हारे पास है क्या, मैंने बताया है जिसमें भी यू एम तीनों हो, जिसमें से एक ना हो तो पता लगा सकते हैं? वो तो यहाँ दिख रहा है समय। तो यहाँ पे लिख दो कि एम इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन में यू, फॉर्मूला लिखा गया। अब सेट, हाँ हाँ, इसका इस्तेमाल कब करेंगे, जब हाइट उट की बात करेगा तो वो ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट वगैरह कुछ करेगा तो हाइपरमेट अप्लाई करेंगे। और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस खेल रहा है तो हम यही फॉर्मूला से खेलेंगे। चलो खेलते हैं ना। तो एम का मान कितना हो गया, -3 बराबर है माइनस के माइनस, हाई वाला माइनस होगा फॉर्मूला में। अब भी का मान कितना है पता नहीं, छोड़ दो, क्या दिक्कत। और नीचे आ जाओ, ई का मान कितना है, -10, किसको दिक्कत है, हमारे समझ कट जाएगा। तो -3 बराबर भी अपन में 10, इसके नीचे वन लगा दो, कुछ नहीं है तो क्या ऐसे से गुना कर सकते हो। तो भी बराबर -10 सेंटीमीटर आया, तो भी का मान निकल गया। गलती हो क्या, अरे 30 आएगा ना, 10 × 3 = 30 का हो गया 30। भी गुना 1 भी, और 3 गुना 10 -30 सेंटीमीटर हो गया। इसका भी निकाला था, हम भी निकाल लिए। तो नौवीं आदमी का ऐसे ही फंसता है, ऐसा बतिया नहीं पकड़ पाता है ना कि 3 गुना इमेज बना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो मैग्निफिकेशन का वैल्यू दिया है। अब बोल रहा है कि इमेज रियल है, मतलब ये बताना चाहता है कि इमेज उल्टा है। उल्टा इमेज, इसका मतलब कि एन का मान क्या है, माइनस में लेना है तुमको। भले क्वेश्चन ना दिया तो माइनस में लो, ठीक। और क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस +10 सेंटीमीटर दिया है और तुमको क्या लेना है, -10 सेंटीमीटर, क्या कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा काची में होता है, माइनस में। इस तरफ रखा जाता है ना, ये सब है, इससे नवी को दिमाग खराब करता है। क्या इसमें कोई है का, कुछ हार्ड नहीं, बस ऐसे ही आता है, कुछ हार्ड नहीं आता। हो सकता है डाटा थोड़ा पॉइंट में दे दे, वगैरह वगैरह कुछ घुमाए। हालांकि तुम नवीकल का क्वेश्चन निकालो गूगल से, ठीक है, उसको बनवाया जाएगा। हार्ड क्वेश्चन निकालो प्रीवियस ईयर का। अब चलो हम तुम लोग को कहानी पे ले चलते हैं, ठीक है। टॉपिक अब क्या बताना है देख लो। अब एग्जाम्पल अब नहीं बनेगा तो हम इसको बनवा देंगे बोर्ड पे, चिंता ना करो। अब तुम्हें पढ़ाना है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, का पढ़ाना है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। चलो पढ़ते हैं। बंद करो, दिक्कत हो रहा है, बंद करो उसको, सीधा बंद करो। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ये क्या है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, जिससे मैग्निफिकेशन था ना। अच्छा एक और चीज देखो, अभी याद आ गया मैग्निफिकेशन से। अगर कोई पूछ देगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन, तो क्या जवाब दोगे। जैसे कोई पूछ देगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ एरिया, तो क्या बोलते हो तुम, मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, तो क्या बोलते हो, मीटर क्यूब, बताते हो ना। वैसे ही अगर कोई पूछ देगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन, तो देयर इज नो यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन में कोई यूनिट नहीं होता है। अब पूछो काहे नहीं होता है महाराज, तो देखिए जवाब यहाँ पे है। मान लीजिए आप एन एम बराबर कोनो फॉर्मूला लगा लीजिए, एच डैश अपन एच लगा लीजिए मान लीजिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एच डैश मतलब अब इमेज का हाइट, मान लो इमेज का हाइट है 10 सेंटीमीटर मान लो, ठीक। और ये ऑब्जेक्ट का हाइट है मान लो 2 सेंटीमीटर, क्या था 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया तो बचा ही नहीं कुछ, है ना, यूनिट कराता है जी, यूनिट कट गया, बचा ही नहीं यूनिट। तो यूनिट कहाँ से आ गया इसका, गायब हो गया। एक और चीज तुम देखोगे, जब मैं बता रहा था मैग्निफिकेशन, वहां पे कोई यूनिट का इस्तेमाल नहीं किया था, कट के गायब हो गया, है नहीं तो कहाँ से इस्तेमाल करें। वैसे ही अगर बात किया जाए इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का, इसका भी कोई यूनिट नहीं होता है। मतलब तो समझ जाओ कहाँ नहीं होता है, कट जा रहा होगा। यानी कि यहाँ भी क्या होगा, मतलब कि मैग्निफिकेशन आपका क्या था, एक रेशियो वैल्यू था, तो बताया था ना व्हाट इज मैग्निफिकेशन, बोल रहे एक रेशियो वैल्यू है किसका, ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट के रेशियो है। चाहे बोल सकते हो कि भी भी बटा यू, भी यानी कि इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेशियो, नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, एम से डिनोट करते हैं इसे। अगर ये प्लस में आता है, मान लो आ गया मैग्निफिकेशन के बारे में 5 नंबर ये क्वेश्चन आ गया, लिखो 5-6 पॉइंट खींच देंगे कि व्हाट इज मैग्निफिकेशन, तो दी मैग्निफिकेशन इज अ रेशियो वैल्यू ऑफ, और क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस।
और और ये बता दोगे क्या बोलते हैं इमेज हाइट एंड ऑब्जेक्ट हाइट। फिर दूसरा पॉइंट लिखोगे कि इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। आगे और लिख दोगे कि इट हैज नो, इट हैज से अच्छा रहेगा कि देयर इज नो यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन। अगला पॉइंट लिख दोगे इफ द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इज इन पॉजिटिव इट मीन्स द क्या बोलते हैं इमेज इज इरेक्ट एंड if the value of m is in negative it means the image is क्या बोलते हैं इनवर्स उल्टा है। ऐसे करके लाइन खींचना है, पॉइंट बनाते जाना है, नंबर मिलेगा एग्जाम में। समझ पा रहे हो? वही तो कहानी है। चलो तो हम कहाँ पढ़े अभी तक? मैग्नी ये हो गया। इसमें भी लिखो फटाफट ना कि अरे इसको रख ही देता हूँ, डिस्टर्ब कर रहे। देयर इज नो यूनिट ऑफ इट। इसका कोई यूनिट नहीं होता। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा ये है क्या? तो ये ना जो स्पीड होता है लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ इट इज द सेकेंड पॉइंट आपको पढ़ना है कि इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू, ये टू अच्छा नहीं रहेगा ना, कौन रो रहा है बे, इन टू डिफरेंट मीडियम। सा मीडियम ठीक है, MEDIUM सही है ना। ये क्या लिखा हूं मैं कि ये क्या है? ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि यह रेशियो है किसका? लाइट के स्पीड का। लाइट से भागता है ना, कितना फास्ट भागता है, उसके स्पीड का रेशियो है। पर इन टू डिफरेंट मीडियम, दो अलग अलग मीडियम में लाइट के स्पीड का रेशियो है। और जिससे को नहीं समझे मास्टर जी तो मैं समझा रहा हूँ। अगला पॉइंट, इसका मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब ये हुआ कि मान लो तुमको क्या करना है, ये एक कांच लेना है। क्या लेना है? ग्लास हो गया। ये क्या हो गया? ग्लास हो गया। इधर क्या है तुम्हारा? ईयर है। ठीक, अब यहाँ से तुम क्या कर रहे हो? लाइट को यहाँ पे इंसिडेंट कर रहे हो। ठीक है, इसके अंदर हेल गया, फिर बाहर भी निकल गया। तुमको ये बताना है कि ये जब बाहर था इसके अंदर नहीं हिल गया था, अंदर नहीं गया था इनसाइड दिस ग्लास, तब इसका स्पीड लाइट का, और जब अंदर चल गया, अभी अंदर है, निकला नहीं है, अभी अंदर पार कर रहा है, निकल रहा अभी, क्या दोनों में स्पीड सेम रहेगा? नहीं रहेगा। हवा में स्पीड लाइट का ज्यादा रहेगा, क्योंकि उसको हवा का जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं ना, उसको रोक नहीं पाएंगे उतना दूर। अरे तुम ऐसे नॉर्मली सोचो ना, तुमको हाथ को हिलाना है हवा में, इसी हाथ को पानी में ऐसे डुबा के फिर से हिलाना है, किसमें तुम हचा हच हिलाओगे? पूरे स्पीड में किस में हिला सकते हो? तो भैया हिलाओ, कोई फर्क पड़ता है? अब पनिया हिला के दिखा देता तेजी से, ऐसे दम लगा के ऐसे करो तो इतना हिल पाएगा। हवा में मारे से तो ऐसा क्यों? जो वाटर के मॉलिक्यूल से, एटम से, वो बहुत पास पास है कंपेरिजन टू एयर के पार्टिकल्स के थ्रू। चाहे ऐसे बोल दो कि सॉलिड और लिक्विड की गेम चल रहा है, चाहे मीडियम बोल दो, डेंस और रेयर मीडियम की बात करें, डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम। तो जब लाइट रेयर मीडियम रहेगा तो फास्ट भागेगा, उसको रोकने वाले एटम्स वगैरह बहुत कम है, और जब डेंस में जाएगा तो स्लो हो जाएगा। तो जब यही दो आप मीडियम ले लीजिए, कोई डेंस मीडियम लीजिए, एगो कौन सा ले लीजिए, रेयर, और दोनों में स्पीड नाप लीजिए, इसमें कितना एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितना है, ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कितना है, और दोनों का ऊपर नीचे लिख के काट के रेशियो निकाल लीजिए। दैट वैल्यू इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। नहीं समझे? क्वेश्चन दिया रहेगा इससे करके कि एयर है और ग्लास है, एयर में लाइट स्पीड ऑफ लाइट इतना है, क्वेश्चन डाटा दिया रहेगा, और ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट इतना है, आप उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाल के दिखाइए। तो क्वेश्चन लिखेगा कि किसके कंपैरिजन नहीं कहता है, किसके रेस्पेक्ट में किसको निकालना है। और मैं बोलूंगा कि फाइंड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स रिस्पेक्टिव ऑफ ग्लास,
तो उसको अब किसको ऊपर रखेंगे, किसको नीचे रखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आगे गेम। अगर मैं अगर एक और क्वेश्चन बोलता हूँ कि फाइंड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स रिस्पेक्टिव टू एयर, तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हो गया। समझ पा रहे हो जी, नहीं समझ पा रहे हो? हाँ, तो कैसे निकाला जाता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रेशियो के फॉर्म में, और लिखेगा कि किसके रिस्पेक्ट में किसको निकालना है, दो को मीडियम दे देगा और किसके रिस्पेक्ट में किसको निकालना है, तो जिसके रिस्पेक्ट में बोला है ना उसका वैल्यू ऊपर लिखाएगा। नंबर करके एग्जांपल दिखाइए। एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ले लेता हूँ एग्जांपल, जैसे यहाँ देखता हूँ किताब में दिया है, दो को मीडियम दिया है, एक मीडियम 1 एक मीडियम 2 है, ठीक है। नाम लिखा है मीडियम 1 मीडियम 2, यहाँ फोटो दिया हुआ है। मीडियम 1 जो है ना ऊपर है, हवा है, एयर है। मीडियम 2 क्या आपका ग्लास है। समझ पा रहे हैं? तो क्वेश्चन कह रहा है कि एयर से लाइट ऑफ रे जो है अंदर, यानी कि रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जा रहा है। उस मतलब नहीं कि कहाँ से कहाँ जा रहा है, आपको बस यहाँ ध्यान देना होगा कि किसके क्या बोले थे रिस्पेक्ट में निकालना है आपको, क्या शुरू से बोलो, रिफ्लेक्ट इंडेक्स। और जिसके रिस्पेक्ट में कह रहा है ना उसका वाला वैल्यू ऊपर लिखेंगे और दूसरा का मीडियम को नीचे ला देंगे। जैसे क्वेश्चन है ना कि क्वेश्चन नहीं है, मतलब इसी में समझा रहा है। अरे भैया मैं खुद ही समझाता, तू लोग अपने मन से क्वेश्चन लेके, क्वेश्चन से मिलेगा लेकिन। लाइट इन इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अच्छा दे दिया। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट इन द ग्लास, द स्पीड ऑफ लाइट इज वैक्यूम इज इतना। अच्छा रुको रुको एक मिनट, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई खराबी नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं ना समा। तो मैं क्या बता रहा था कि ये क्या होता है, ठीक। चलो वापस आते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम लोग एन से। किससे डिनोट करते हैं? एन से। ये नहीं था एन, एन मतलब क्या समझ जाना है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं ना कि 1 और 2 क्या लिख दिया हूँ, तो मतलब कि एक मीडियम का नाम है 1, एक मीडियम का नाम है 2, मीडियम 1 मीडियम 2 चल रहा है। अगर मैं ऐसे लिख दूं कि क्या बोल सकते हैं, मान लो जी और डब्ल्यू, क्या लिख दिया, जी डब्ल्यू, मतलब एक मीडियम गैस है एक मीडियम वाटर है। इसका मतलब ये होता है, समझ पा रहे हो? एन मतलब कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, जी एस जी डब्ल्यू मतलब कि एक मीडियम जो है आपका क्या बोलते हैं गैस है, एक मीडियम वाटर है। और 1 2 लिख दूंगा, एक मीडियम का नाम है मीडियम 1, एक का नाम है मीडियम 2, ठीक। तब किसको देखो, इसमें इसमें अंतर है, इसमें इसमें अंतर है, ठीक है। अंतर क्या है, जैसे देखो यहाँ पे मैं मीडियम बना रहा हूँ, ये तुम्हारा हो गया मान लो मीडियम 1, ये तुम्हारा क्या हो गया मीडियम 2। कोई दिक्कत नहीं। तो एक ही क्वेश्चन में हम दो क्वेश्चन सेट कर सकते हैं। अगर मैं बोल दूंगा कि फाइंड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, है ना, मीडियम 1 रेस्पेक्ट टू क्या बोलते हैं मीडियम 2, तो ये लिखेंगे 1 2। और बोल दूंगा फाइंड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अब मीडियम 2 रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो क्या लिखेंगे 2 1। यानी कि जिसके रिस्पेक्ट में कह रहा है ना वो बाद में लिखाएगा, कहाँ लिखाएगा, जिसके रिस्पेक्ट में कह रहा है। हम बोले कि फाइंड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो मीडियम 2 बाद में हो जाएगा, मीडियम 1 पहले लिखा जाएगा, 1 2 लिखा जाएगा। और रिस्पेक्ट टू 1, तो 1 1 पहले, उल्टा बोल दिया क्या, सोच पा रहे हो बढ़िया से, नहीं कन्फ्यूज हो गया। जिसके रिस्पेक्ट में कहेंगे ना वो बाद में लिखाएगा। रेस्पेक्ट M2, तो M2 बाद में, रेस्पेक्ट M1, तो M1 पहले। अरे एक ही में दोनों बातें ठूस रहा हूँ मैं पागला की तरह। रेस्पेक्ट 2 कहेंगे ना ये बाद में चल गया, और रेस्पेक्ट 1 कहेंगे ना तो देखो यहाँ पे 1 बाद में आएगा। जो जिसके रिस्पेक्ट में कहेगा उसके बाद में लिखेंगे, कितना सिंपल बात है। लेकिन जब बनाएंगे ऐसे लिखेंगे, बाटा के ऊपर क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट, मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट, मीडियम 2 में स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन कौन से मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट ऊपर लिखे, किसका नीचे लिखे, ठीक है। तो जो पहले है ना, जो पहले है उसको पहले लिखो,
सॉरी कह रहा हूँ, जो जो रिस्पेक्ट वाला था वो कहाँ चल जाएगा? ऊपर सिंपल ऐसे कहो कि उल्टा कर देना है, बाद वाला ऊपर और पहले वाला नीचे। ऐसे याद कर लो कि उल्टा कर देना है, जो पहले है उसको ला दो नीचे और जो बाद में है उसको कहाँ भेज दो? ऊपर। मतलब ऐसे भी ऐसा कर सकते हो कि जिसके रिस्पेक्ट में निकलना है वो कहाँ रहेगा? ऊपर। समझ पा रहे हो? तो इसमें कौन ऊपर जाएगा बता दो? टू टू जाएगा ऊपर कि वन जाएगा ऊपर? जो बाद वाला है वो पहले जाएगा। ठीक है ना? तो हम लिखेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। समझ पा रहे हो? और फिर यहाँ लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन। इन मीडियम वन। इसमें क्या कर देंगे? ऊपर ऊपर बताओ क्या लिखेंगे इसमें? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू की वन? वन ना? देखो समझ, जो पीछे है ना वो पहले जाएगा, ऊपर जाएगा, और पहले वाला कहाँ चलेगा? नीचे चल जाएगा। उम्मीद है कि तुम लोग समझ पा रहे हो। समझ पा रहे हो जी? चलो, है ना? तो हालांकि ये तो मीडियम के हिसाब से फार्मूला बन गया ना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का, लेकिन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का एक फार्मूला बनाया गया है, वो ऐसे बनाया गया है, एन इज इक्वल टू सी अपॉन भी। क्या बनाया गया है? सी अपॉन भी। यही बना है ना? हाँ यही होता है, सी अपॉन भी। क्या होता है? याद रखिएगा, समझ देखो बोर्ड पे। आज ज्यादा दिमाग नहीं हो रहा है क्या हो? मैं बताने में दही कर रहा हूँ इसीलिए दिक्कत हो रहा है। खैर जो भी हो, समझ में आ गया ना फाइनली? दिमाग बैठ गया ना? चलो। और सी मतलब क्या है? किसी न किसी का स्पीडे होगा, स्पीड ऑफ लाइटे होगा। ये भी किसी न किसी का स्पीड ऑफ लाइटे होगा। जब ये एन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो ये जानते हो क्या है? ये आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट, LIGHT। अब तुम लोग कहोगे ये वैक्यूम कहाँ से आ गया? बता रहा हूँ, इन वैक्यूम। ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हो जाएगा, कोई दूसरा मीडियम ले लेंगे। क्या ले लेंगे हम लोग? कोई मीडियम ले लेते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट, कोई बात नहीं, चलेगा। देखो समझ ध्यान से, ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। नहीं तो तुम क्या बोल सकते हो? एयर भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत है? आ रहे हैं, बस अभी देखते रहो। ये तुम्हारा क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, लाइट कर दी, लाइट कर दी, लाइट इन एनी मीडियम। तो ध्यान से, वो जो था आपका उस वाले क्वेश्चन सब में, तो भी का मतलब क्या होता था? ऑब्जेक्ट, सॉरी सॉरी ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ, इमेज डिस्टेंस को भी से डिनोट करते थे। पर यहाँ वाले इस वाले टॉपिक में भी का मतलब क्या हो रहा है? स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। कौन सा मीडियम में नहीं पता, लकड़ी है। हालांकि ये सारा घटना जो है किस में होगा? ट्रांसपेरेंट में होना चाहिए। अंदर जाके हेलेगा बाहर निकलेगा तब ना होगा जी। तो ये जो फेनोमेना है, किस में होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में होगा, और कहीं में ये नहीं होगा। तो ध्यान से, और वैक्यूम मतलब क्या होता है? एक ऐसा जगह, ठीक है ना, एक ऐसा जगह जहां पर कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग, देयर इज सच प्लेस वेयर देयर इज नथिंग। एक ऐसा स्थान जहां पर कुछ नहीं है। कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं, ना हवा है, ना पानी है, ना डस्ट पार्टिकल, ना गैस पार्टिकल, ना लाइट है, कुछ नहीं है। धरती, धरती तो बहुत कुछ है, सोचना। धरती में ढेर सारा चीज है, इसमें कुछ नहीं है। बोलो ऐसा जगह है कहाँ पे? स्पेस में। कहाँ है? स्पेस में। स्पेस में तुम चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, पृथ्वी को छोड़ दो। पृथ्वी को छोड़ के और ऊपर चलते, इसके 5 लेयर होते हैं, पांचों लेयर एटमॉस्फेयर को पार कर जाओ, और तब एक तुमको एक जगह मिलेगा जिसको कहा जाता है एक्सोस्फीयर कहा जाता है। हिंदी को आता है बहिर्मंडल। वहां जाओगे ना, वहां कुछ नहीं है। चाहे आप कभी मूवी देखोगे यूनिवर्स वाला कभी, तो अपने स्पेस में अपने जहाज से निकलता है लोग, एस्ट्रोनॉट जो होता है, और निकल के अब बाहर ऐसे है तो ऐसे ही रह रहा हूँ, ऐसे हिलता डुलता है, तैरता है सब, ऐसे ऐसे करता है सब। कौन उसको से नचा के छोड़ देगा, वो नाचते रह जाएगा। कभी जीवन में रुकेगा नहीं, वो नाचते रह जाएगा, पूछे का है?
भैया तुम रुक कहाँ जाते हो? तुम बाइक चला रहे हो ना? ना छोड़ दो, बाइक से बाइक चला रहे हो, एक्सीलेटर स्पीड कह के फिर छोड़ देते हो तो काहे रुक जाते हो? क्योंकि तुमको बहुत सारे लोग रोक रहे हैं। जैसे तुम चल रहे हो ना ज़मीन पे, तो तुमको फ्रिक्शन लग रहा था रोड पे। एक्सीलेटर बंद कर दोगे तो फ्रिक्शन के कारण रुकना चालू हो जाओगे। प्लस में से भाग रहे थे, हवा उधर से तुमको इधर ढकेल रहा था। हवा के पार्टिकल्स, एटम वगैरह, डस्ट पार्टिकल वगैरह सब मिलकर क्या कर रहे हैं? तुमको इधर खींच रहा है। प्लस में जो अर्थ का पावर है, ग्रेविटेशनल पावर, वो नीचे खींच रहा है। ये सब मिलकर तुमको क्या कर रहा है खींच खींच के तुम्हारा स्पीड को स्लो कर रहा है। पहले एक चीज ध्यान से देखो, फिर वहां पर चलेंगे हम लोग स्पीड वाली बात पे। यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना, रिफ्लेक्टिव नहीं, रिफ्रैक्टिव क्या होता है? रिफ्रैक्टिव क्या हो गया कहानी में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, समझ पा रहे हो? तो चलो हम क्या बता रहे थे वैक्यूम बारे में ना। तो तुम्हारा गाड़ी कहाँ रुक जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे रोकने वाले लोग हैं। हवा रोक रहा है, फ्रिक्शन रोक रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स रोक रहा है, समझ पा रहे हो? हाँ। लेकिन अगर तुम ऐसे जगह पे चले जाओ जहाँ पर कोई रोकने वाला है ही नहीं, तो तुमको जिस मोड में छोड़ देंगे तुम उसी मोड में रह जाओगे। समझ पा रहे हो? ठीक है। इसका एक्सपेरिमेंट भी किया गया, ऐसा बात नहीं है एक्सपेरिमेंट, जैसे कि हाँ, तुम एक ट्रेन का नाम सुने हो? शायद ना इंडिया में अभी तक नहीं बनी है, बाकी देश में है, कुछ देश में है। लूप का नाम सुने हो? लूप करके ट्रेन चलती है, लूप। उसमें जानते हो क्या कहानी है? एक ना ड्राम के जैसा रास्ता बना दिया गया पूरा दूर तक, देखे हो? उसके अंदर का होता है ना कि कुछ नहीं है, क्या है? वो ड्राम के जैसा अंदर में जो रास्ता है उसमें कुछ नहीं है, फिर भी कुछ तो होगा, जैसे देखो उसमें क्या है, लेकिन उसमें दो का मैग्नेट है, क्या है? एक ऊपर मैग्नेट है, उसके नीचे मैग्नेट है, ठीक। और जो ट्रेनवा है ना, वो खुद मैग्नेटिक फील्ड से उसको बनाया जाता है, ट्रेनवा जिसमें जो उसमें चलेगी। तो ऐसे में क्या होगा, दोनों को जो लगाया जाता है ना, जो मैग्नेट लगाए हैं उसके पोल को उल्टा कर देते हैं, अब फिर उसको सील कर देते हैं। ऐसे क्या होगा, निगेटिव पोल सबको पता है कि एक दूसरे को रिपल्सन करता है, धक्का देता है, चिपकाता नहीं है। तो जैसे कि ये तुम्हारा, ये कोई अरे यार, मैं कहाँ से कहाँ टॉपिक भटक रहा हूँ। यहाँ से यहाँ मान लीजिए कि ये तुम्हारा कोई है जगह, एरिया है, यहाँ पे मैंने क्या काम किया ना, एक ये मैग्नेट लगा दिया, एक यहाँ मैग्नेट लगा दिया, ठीक। इसका पोल नॉर्थ है, इसका ही पोल मैंने क्या कर दिया, नॉर्थ। इसका अपना नॉर्थ साउथ होगा, ठीक है ना? तो नीचे क्या कर दिया, नॉर्थ है, यहाँ नीचे लिखो इसे नॉर्थ। इसका साउथ बाहर है, इसका साउथ कहाँ है, बाहर है। इसमें एक इसमें मैंने इसमें क्या कर दिया, ट्रेन चला दिया, ट्रेन को ला दिया। अब तुम बताओ कि ट्रेन एथी है, मैग्नेटिक है, चाहे समझ लो कि लोहा वहा का है, मेटल वोटल का। तो इस ट्रेन को ये धक्का देगा नीचे, और ये पोल ऊपर धक्का देगा, दोनों पोल क्या करेंगे, ट्रेन को धक्का देंगे। इसका मतलब कि ट्रेन ना ऊपर सटेगी ना नीचे सटेगी, ठीक है? तब कहाँ हो जाएगी, बीच में, बीच में हवा में लटक जाएगी वो। समझ पा रहे हो, बीच में हवा में लटकी है, उसके अंदर में वो बीच में रहेगी, कहीं टच नहीं करेगी। गोल गोल सुनते रहो, सुनते रहो। बीच में कहा से लटकी हुई है, ये ऊपर से एक पोल नॉर्थ पोल दाब रहा है, नीचे साउथ दाब, ये भी नॉर्थ से दाब रहा है, तो वही से बीच में से लटका हुआ है। इसका मतलब कि हम इसका फ्रिक्शन गायब कर दिए। ट्रेन गाड़ी कुछ भी, यहाँ तक हम लोग भी जब चलते हैं तो फ्रिक्शन के थ्रू चलते हैं, है ना? पूरा चिकना टाइल्स पे चलाएंगे, गिर जाओगे धाए से, फ्रिक्शन खत्म हो जाता है ना। यानी कि फ्रिक्शन गायब करेंगे तो इसको रोकने वाला कोई नहीं रहेगा, तो फ्रिक्शन गायब कर दिया गया ताकि स्पीड इसका मस्त रहे। और क्या किया गया, जब ये ट्रेन इसके अंदर चली जाती है तो इसको गेट बंद कर दिया जाता है, यहाँ से गेट बंद है, यहाँ से भी गेट बंद। अब बंद करने के बाद जगह जगह पे बहुत दूर तक है रास्ता बनाया ना, मुंबई से दिल्ली इतना दूर से जाना है, पाइप लगाया गया, जगह जगह पे क्या है, पाइप लगाया गया, लगा कर यहाँ पे मशीन बैठाया गया। वो मशीन को ऑन करने में क्या करता है ना, उसके अंदर जैसे गेटवा खोले थे ताकि आदमी अंदर घुसे बाहर निकले, तो गेटवा खोले थे तो एयर घुस गया होगा ना, तो फिर गेटवा बंद किए एयर बंद है ना, है। इस मशीन के द्वारा सारा एयर बाहर निकाल देते हैं, एक एक पार्टिकल्स एयर का, डस्ट का, हेन तेन सबका क्या कर दिया हम, बाहर खींच के निकाल दिए हैं। अंदर कुछ है, कुछ नहीं है, उसी को बोलते हैं वैक्यूम हो गया, अंदर का हो गया है वैक्यूम। तो इसको रोकने वाला ना हवा है ना धूल है ना कौन है, कोई नहीं है, और जो फ्रिक्शन था वो नहीं है रोकने वाला। अब इसको बस जानते हो कि ये कहा जाएगा, इसके अंदर बस ना ऐसे लगाया गया है कोई चीज, सब अच्छे देखना गूगल पे चाहे यूट्यूब मिलेगा, इसको धक्का दिया, धक्का किया जाता है इसको, बस एक धक्का दे दिया जाता है। अब बस छोटा धक्का देकर छोड़ दो, इतना तेज भागती है ना कि लगता है कि रुकेगी ही नहीं।
इसको चलाने के लिए कोई एनर्जी नहीं इसके चाहिए, अंदर एक चीज होता होगा इसको ना, चलाने के लिए कोई एनर्जी चाहिए, इसके अंदर लेकिन हम- रोकने में मेन टेंशन अंदर अंदर लोग बैठे रहते हैं। हाँ तो उसको ऑक्सीजन चाहिए ना। हाँ हाँ हाँ, ट्रेनों के अंदर रहता है, पर हर जगहिया में नहीं है, समझ पा रहे हो। अब इतना फास्ट भागती है कि इस एरोप्लेन का भागेगी, इतना तेज भागती है, बहुत फास्ट भागती है। मेन टेंशन है कि रुके कैसे, इतना तेज भाग रही है, रुके कैसे। तो जब रुकने का टाइम आता है ना, तो क्या किया जाता है, ये सब एयर खोल के अंदर हवा भरा जाता है, क्या भरा जाता है, हवा भर देते हैं। और हवा भरने के बाद इसके यहाँ पीछे में ना एक बहुत भयानक बड़ा सा पंखा लगाया गया होता है। कैसे एयरप्लेन देखो पंखा लगाया गया होता है बड़का बड़का उसके विंग में, वैसे यहाँ पे एक पंखा होता है, उसको रिवर्स में चलाया जाता है, बैक रिवर्स उल्टा चलाया जाता है, ताकि इसको आगे भागने से रोके पीछे खींचे, बस ये धीरे हो जाती है, रुक जाती है। लाइट के स्पीड से दौड़ता होगा ना ना, आज तक अभी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बन पाया है, कोई मशीन नहीं बन पाया है जो लाइट की स्पीड से चल पाए। ठीक है, ध्यान से देखो। तो वैक्यूम क्या होता है समझ पा रहे हो, जिसको रोकने वाला जहां पर कोई नहीं है उस जगह को हम लोग क्या कहेंगे, वैक्यूम। वहां पर कुछ नहीं हो, ना एयर डस्ट हेन तेन कुछ ना हो, वैक्यूम कहेंगे। तो वैक्यूम में जानते हो जो लाइट ऑफ स्पीड होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन, स्पीड ऑफ लाइट सबसे हाईएस्ट कहाँ होता है, वैक्यूम में। सबसे तेज लाइट कहाँ भागेगा, वैक्यूम में। ठीक है, अब फिर भी कितना भागता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट। वही तो कह रहा हूँ, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इतना। सुनिए, ये स्पीड ऑफ लाइट जो इतना बता रहे हैं ना आप, ये कहाँ पे है, ये वाला स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कहाँ है, कोई कितनी कहते हैं, मीटर पर सेकेंड। सही जा रहा हूँ, मीटर पर सेकेंड इतना ही वैक्यूम में। अब अगर बात करेंगे कि एयर में फिर कितना फास्ट भागता है, थोड़ा सा इससे कम भागता है, इतना कम ना कि उसको नहीं गिने, उसे गिनने से कोई ज्यादा फायदा नहीं है। तो जब भी क्वेश्चन में आए ना, मतलब वैक्यूम दो मीडियम रहेगा, एक मान के चलो एयर है और कोई दूसरा है ग्लास है, चाहे एक वैक्यूम है और दूसरा ग्लास है, तो एयर दो चाहे एथी दे दे आपका वैक्यूम दे दे, यही डाटा इस्तेमाल करिएगा, स्पीड ऑफ लाइट इस्तेमाल करना होगा ना, यही डाटा इस्तेमाल करिएगा। मतलब हम हाई नहीं कह रहे हैं कि 100% स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हमेशा बराबर होगा, कभी बराबर नहीं होता है। ये थोड़ा सा का अंतर होता है, इतना कम का उतना अंतर नहीं माना जाता है, छोड़ देते हैं लोग बच्चों के क्लास व्लास में। वैज्ञानिक लोग इसका बहुत अंतर पड़ जाता है, बहुत नाप के चलना पड़ता है उन लोग को। ठीक है जी, चलो। तो ये जो आपका फॉर्मूला है, कोई पूछेगा ना आपको, रिफ्ले रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव ध्यान देखना, एल बोला था कब समय, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला सुना हो तो क्या बोलोगे, एन इज इक्वल टू सी अपॉन भी, आगे लिखोगे वेयर सी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, वैक्यूम बोल दो चाहे एयर बोल दो, अभी मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, कोई भी मीडियम हो उसमें काम चल जाएगा। स्पेशली ये वाला रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ये भी तो क्या है जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही तो है, यानी कि एक ऐसा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आप निकालिए जिसमें एक मीडियम फिक्स है कि वैक्यूम है चाहे एयर है, बाकी दूसरा कोई मीडियम है। ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे ना एब्सोल्यूट, क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट री रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स। यानी कि सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में और ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या अंतर है, अंतर ये है ना, अगर आप एक मीडियम किसको रखते हो, वैक्यूम को चाहे एयर को, फिक्स एक हम रखबे करेंगे, बाकी दूसरा कुछ भी रखो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। अगर मैं बोलूंगा एक मीडियम है तुम्हारा ग्लास, एक मीडियम है वाटर, ये कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा, ये वाला ऑब्सोल्यूट, ये वाला कि एब्सोल्यूट वाला, कहाँ ध्यान दे रहे हो तुम लोग, एब्सोल्यूट तभी बोलेंगे जब एक मीडियम फिक्स है कि वैक्यूम चाहे एयर रखना है, इसमें तो ग्लास है वाटर है, कहाँ है एयर, तो दिमाग आज काम नहीं कर रहा है। ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तभी बोलेंगे जब एक मीडियम फिक्स कर देगा कि वैक्यूम है चाहे एयर है, बाकी दूसरा तो कुछ भी करे। हाँ, इसमें देखो तो ग्लास है वाटर है इसमें एयर है चाहे वो, ये सिर्फ क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पर ये क्या कहलाएगा। ऐसे एक और बताओ तो, मान लो मैं पूछ देता हूँ एयर और वाटर, तो ये कौन सा कहलाएगा, ये वाला, ये वाला एब्सोल्यूट कहलाएगा, एयर आ गया ना,
आज चाहे मान लो वैक्यूम, दोनों में से कौन एक होना चाहिए? एयर बोलो चाहे वैक्यूम बोलो, कोई एक है, आप दूसरा कुछ बोल दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अब तुम कहोगे कि ऐसे कर दीजिए तो वैक्यूम एयर, चाहे एयर और वैक्यूम, तो ये क्या कहलाएगा? ये भी यही कहलाएगा, लेकिन ये आपसे नहीं पूछेगा। काहे नहीं पूछेगा? इसमें इतना कम कम अभी तो पढ़ा है आप लोग को कि एयर में और वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट होता है बहुत थोड़ा-सा का अंतर होता है। इसका निकालने जाएँगे आंधी की बढ़ जाएगा, पॉइंट पे कितना दूर कैसे-कैसे इसका कैलकुलेशन निकल के आएगा, हमारी बस की बात नहीं है ये। ये वैज्ञानिक सब निकालेगा सब। इसलिए आपको यहाँ पे कोई पूछबो नहीं करेगा, ना एग्ज़ाम में, ना यहाँ पे, ना घर पे, कोई नहीं पूछेगा। समझ पा रहे हो? पूछने तो का केस उस कर सकता है ना। मैं कर रहा हूँ, गोला बना के लिखना, तू ही बना के दिखा। ये इसका यूनिट नहीं होता है, ये क्या होता है, एक रेशियो वैल्यू है, 2 मीडियम में लाइट ऑफ स्पीड का, और उसको निकालते कैसे, एक मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे को निकालते हैं, ठीक है? और लिखते कैसे-कैसे 2 गो तरीका बता दिया था मैं, इसको एन से डिनोट करते हैं, N12 लिखा हूँ, मतलब कि दूसरा का मीडियम ऊपर चल जाएगा, अब पहले का मीडियम कहाँ जाएगा? नीचे। इसका मतलब ये है कि मैं सेकंड के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ, अगर मैं ऐसे लिख दूँ, तो ये चल जाएगा ऊपर, 1 ऊपर चलेगा, नीचे आ जाएगा 2, और मैं 1 के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ। समझ पा रहे हो? क्वेश्चन कराएँगे, न्यूमेरिकल बनवाएँगे, पहले कहानी तो समझ लो, अभी खत्म ना हुआ है, अभी और है कहानी इसमें। अब कहानी क्या है, इससे फायदा क्या होगा, कब से निकाल कहाँ रहे हैं हम लोग, निकालना सीख कहाँ रहे हैं, ये क्या उखाड़ लेंगे पढ़ के? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है क्या है? इससे आपको ये पता चलेगा ना कि लाइट का जो स्पीड है, किस मीडियम में ज़्यादा, किस मीडियम में कम। समझ पा रहे हो? हाँ, तो अब समझना ये है कि अगर आपका इस n का वैल्यू ज़्यादा आ गया, n का वैल्यू क्या आ गया? ज़्यादा, ठीक है, मतलब निकाले तो ज़्यादा आ रहा है, ठीक है? तो आप बताइए कि इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट ऑफ स्पीड जो है, जिस भी मीडियम के रिस्पेक्ट में मैं निकाल रहा हूँ, निकाला, तो एक बार उस नहीं समझ पा रहे हो क्या? फिर समझो, मैं जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूंगा तो 2 मीडियम से के सहायता से निकालूंगा, एक के रिस्पेक्ट में निकालूंगा, तो हम जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं और निकाले और फिर उसको उलाट के निकाले दूसरे के रिस्पेक्ट में, दोनों को एक बार घुमा घुमा के निकालो, एक बार निकाला तो ज़्यादा आ गया, एक बार मीडियम चेंज किया, रिस्पेक्ट 1 के रिस्पेक्ट में निकाला तो ज़्यादा आ गया, रिस्पेक्ट 2 के रिस्पेक्ट में निकाला तो कम आ गया। तो ज़्यादा कम का मतलब क्या है? ये क्या बताना चाहता है विज्ञान हमें? हमें विज्ञान ये बताना चाहता है कि अगर आपका वैल्यू ये ज़्यादा आ रहा है, n का वैल्यू ज़्यादा यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ज़्यादा आ रहा है, तो उस मीडियम में ना लाइट का स्पीड स्लो होगा, क्या होगा? यानी कि उल्टा चलता है। अगर वैल्यू ज़्यादा तो स्पीड ऑफ लाइट कम, इसका वैल्यू कम तो स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा। समझ पा रहे हो जी? नहीं समझा? अब बताओ कि एयर हो गया, क्या है एक आपका? एयर, और एक है आपका डायमंड, क्या है? डायमंड। किसमें हम सिंगल सिंगल पूछ रहा हूँ, अच्छा सिंगल का, चलो अगर मैं निकालूंगा डायमंड के रिस्पेक्ट में, छोड़ो उसे हटाओ, सीधी सी बात ये है ना, ये इस सब का वैल्यू दिया हुआ है। एयर का जो होता है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो होता है तुम्हारा 1.003, सब याद करना पड़ेगा, 003, और डायमंड का होता है 2.42, कितना होता है? 2.42, मतलब एन का वैल्यू है। तो अब बताओ स्पीड ऑफ लाइट किस में ज़्यादा होगा, इसमें या इसमें? डायमंड में कि एयर में? डायमंड में कि एयर में? एयर में। पूछा कहाँ है? क्योंकि एन का वैल्यू कम है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा? ज़्यादा। एन का वैल्यू ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा? कम होगा। चाहे ऐसे ही ठेला वाला दिमाग लगाओ बकलोल के टाइप का, वो क्या दिमाग है कि भैया जो ऐसे दिख रहा है कि हवा का पार्टिकल्स दूर-दूर, तो उसमें मस्त भागेगा स्पीड से लाइट। और बहुत घना होता है, डायमंड बहुत सॉलिड होता है, बहुत हार्ड होता है, उसके पार्टिकल्स बहुत जुड़े होते हैं, उसको पार करके जाना, हालाँकि ट्रांसपेरेंट है तो पार करके चल जाता है, अलग बात है, समझ पा रहे हो? तो डायमंड में क्या हो जाएगा? बहुत मुश्किल, बहुत इसका स्पीड क्या हो जाएगा, लाइट का स्पीड कम हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये 2 बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसमें 2 तरह से क्वेश्चन पूछता है कि लाइट ऑफ स्पीड सबसे हाईएस्ट किस में? एयर में, ऑप्शन देगा एयर में, डायमंड में, ग्लास में, नॉर्मल ग्लास में, वाटर में से करके दे देगा, तो ज़्यादा एयर में, और सबसे कम किस में? डायमंड में। प्लस ये पूछ देता है कि एयर का एन का वैल्यू कितना? सबसे कम डायमंड में होता है। सबसे, हाँ, सबसे कम। अब तुम कहोगे इससे कम तो और कुछ हो सकता है, बताओ किसमें हो सकता है? नहीं होता है, क्योंकि हमें जो ऑब्जेक्ट लेना है ना ट्रांसपेरेंट भी तो लेना है। अब कहोगे लोहा ले लीजिए, तो लोहा में आर पार जाएगा? जेबे नहीं करेगा। आर पार, हाँ, वाटर का बहुत बहुत अथी है,
बहुत कम डेंस है। सबसे हाईएस्ट डेंस कौन होता है? डायमंड ही होता है, इसलिए सबसे लोएस्ट स्पीड है इसमें। तो हमको इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो चीज पता चलता है कि उसमें लाइट का स्पीड कितना है, कम है कि ज़्यादा है। अगर इसका वैल्यू ज़्यादा तो लाइट का स्पीड कम, वैल्यू कम तो लाइट का स्पीड ज़्यादा, उल्टा चलता है। और इसका इस समय एक और पता लगा सकते हैं उसका डेंसिटी क्या है, कम है कि ज़्यादा है। वैल्यू ज़्यादा डेंसिटी ज़्यादा, डेंसिटी में सीधा कनेक्शन चल रहा है। वैल्यू ज़्यादा तो डेंसिटी ज़्यादा, वैल्यू ज़्यादा है तो उतना ही कठोर है, सॉलिड है, डेंसिटी ज़्यादा है। और जो वैल्यू कम है उतने डेंसिटी से क्या है, कम है। लेकिन लाइट और स्पीड के मामला में क्या होता है, उल्टा होता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? और क्या बताना है मुझे? हाई, हाँ ये तो बता ही दिया। स्लो, एक और चीज बता देता हूँ। तीन चीज सीखने को मिलता है हम लोग को। हाई एन से हम लोग को कितना चीज सीखने को मिलती है? तीन चीज। एक ये हम लोग समझते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ, कैमरा में दिख रहा है, स्पीड ऑफ लाइट का पता लगा सकते हैं। हटाना पड़ेगा, कैसे तुम सेट करता है कि कॉटन लगता है। अरे ये हिल गया है। चल, एक का पता चलता है हम लोग को, स्पीड ऑफ लाइट का पता चलता है, और डेंसिटी का पता चलता है, और का पता चलता है। ले याद आया था अभी, डेंसिटी का, स्पीड और लाइट का देख के याद आया था, फिर से देखता हूँ, याद आ जाएगा। हायर स्लोअर, नहीं याद आ रहा, कहाँ याद आया था मुझे। तीन चीज बोल रहा था ना, स्पीड ऑफ लाइट, डेंसिटी, भूल गया हो, याद नहीं आ रहा कदा। हाँ याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। सुनो सुनो, फिर डिस्टर्ब मत करो, भूल जाएंगे। बेंट वाली कहानी। अब बताओ, किसी मीडियम का हमने निकाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसका वैल्यू ज्यादा आ गया, ठीक है, तो उसमें जब लाइट जाएगा अंदर, उस मीडियम के अंदर जाएगा, तो नॉर्मल लाइन की ओर ज्यादा बेंट होगा कि कम बेंट होगा? बता दो। एन का मान ज्यादा है, एन का मान क्या है आपका, ज्यादा। तो उस मीडियम में जब लाइट करे इंटर करेगा तो कम बेंट होगा कि ज्यादा बेंट होगा? कितना स्लो है दिमाग तुम लोग का। तू सीधे सीधे बता। हाई तुम्हारा ग्लास है, नॉर्मल ग्लास है, और ये है तुम्हारा डायमंड है, क्या है, इसमें ऐसे लाइट गया, यहाँ भी इसमें लाइट गया, जब अंदर अंदर जाएगा तो मुड़ेगा ना, बेंट होगा ना, बेंट बोलते हैं उसको। तो ग्लास में, नॉर्मल ग्लास में ज्यादा बेंट होगा कि डायमंड में? कहाँ डायमंड में ज्यादा बेंट होगा? कि उसका, इसका एन का वैल्यू क्या है, ज्यादा है। इसका इसका मीडियम का है, बहुत ज्यादा डेंस है। ऐसा जवाब देना है। यानी कि हम लोग को पता ना चल गया कि एन से तीन चीजें पता चलता है कि इस मीडियम में, बताओ तो लाइट की स्पीड इसमें ज्यादा कि इसमें ज्यादा? इसमें ज्यादा, इस सॉरी सॉरी, इसमें ज्यादा इसमें कम। और ज्यादा डेंस कौन है, ये कि ये डेंस है ज्यादा, ये कम डेंस है। हमको तीन चीज ना पता चल रहा है, स्पीड ऑफ लाइट पता चल रहा है, डेंसिटी पता चल रहा है उस ऑब्जेक्ट का, और वो कितना बेंट करेगा, लाइट को कम बेंट करेगा, ज्यादा बेंट करेगा, ये पता लगा सकते हैं, है ना? ये सब बहुत घुमा घुमा क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। किसका मीनिंग क्या हुआ? अगर एन का वैल्यू ज्यादा है तो आप बताइए कि वो ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज्यादा है कि कम? एन का वैल्यू ज्यादा था, डेंसिटी ज्यादा। इसको अपने मतलब देहाती भाषा में समझो, रटने पे फंस जाओगे, नहीं याद रह पाएगा, दिमाग से निकल ही जाएगा। और क्या बताना है? टाइम कितना हो रहा है देखो तो, अभी तो बताना है। आए, हाँ समय लगभग हो ही गया है। ऑप्टिकल डेंसिटी, वही कहानी है जो हम लोग डेंसिटी की बात कर रहे थे ना भाई, खाली नॉर्मल में क्या लिख रहा था, डेंसिटी। इसको नॉर्मल डेंसिटी की बात मत करिएगा, ऑप्टिकल डेंसिटी का बोलना है। ऑप्टिकल डेंसिटी बताओ, एन का मान ज्यादा तो ऑप्टिकल डेंसिटी का वैल्यू ज्यादा, और एन का वैल्यू कम तो ऑप्टिकल डेंसिटी का वैल्यू कम। और लेंस के बारे में तो बताना है इसके बाद, थोड़ा सा बता के वही वाला कहानी ओम छोड़ देते हैं, ठीक है ना, जो तुम बोले थे का। बता दो तुम लोग कि कोई भी मिरर हो उसमें कितना प्रिंसिपल फोकस या खाली फोकस बताइए होता है?
एगो, दूगो, तीन गो, चार गो, कोई भी आपका मिरर है, उसमें कितने फोकस पॉइंट होता है? चाहे प्रिंसिपल फोकस कर लीजिए, एक बतिया है, एक होता है, ओनली वन। और लेंस में कौन होता है? दूगो। और कैसे दूगो होता है? ध्यान देखिए, देखिए ध्यान से। एक ये लेंस कौन सा है बता दो? कॉन्वेक्स है ना ये कौन सा है? कॉनकेव। तब हम लोग में तो थी शीशा में वो वाला थे, कन्वेक्स मिरर यूज होता है तब, ग्लास चश्मा। अब हाँ सब आएंगे, चश्मा में आएंगे, दूरबीन में आएंगे, माइक्रोस्कोप सब पढ़ना है कि किसमें कौन सा लेंस लगता है। फिलहाल ध्यान देखो कि जब ये वाला आधा हिस्सा जो तुम लिए हो, हाई वाला हिस्सा, हाई किसी गोला में से काट के निकाले होगे। मान लो इसका गोला ऐसे रहा होगा, ऐसे गोला रहा होगा, उसमें से काट के निकाल लिए। हाई जो तुम लिए हो, चिपकाए हो, यहाँ से कहीं से काट के निकाले होगे ना हो, तो इस गोला का सेंटर ना होगा यहाँ पे, इस गोला का ऊपर कहीं सेंटर होगा, तो वही तो सी कहलाता है, वही तो सी कहलाता है। यानी कि लेंस में दो सब कुछ दो मिलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ रेडियस, और आपका वो फोकस पॉइंट, समझ पा रहे हो? इस वाले गोला का फोकस इधर मिलेगा, इस वाले गोला का फोकस इधर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा दोनों तरफ, है ना? और एक और चीज, यहाँ भी वही कहानी है, एक गोला से बना होगा। तो अब बात यह आता है ना कि हम लिखें कैसे, लिखेंगे कैसे? तो इधर जाओगे, इधर बाएं तरफ है, तो तुम लिखोगे मतलब वन वन, यहाँ का लिखेगा, सब कुछ वन चलेगा। जैसे यहाँ तुम लिखोगे C1, यहाँ लिखोगे F1, ठीक। इधर लिखोगे तुम C2, और क्या लिखोगे? F2। इधर सब टू टू वाला कहानी चलेगा। एगो यहाँ बीचवा में पॉइंट रहेगा, क्या रहेगा? बीच में पॉइंट रहेगा, ठीक है। हाइट लाइन में जा रहा है ना, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जो मिरर में था ना, वही कहानी यहाँ पर भी, प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें कोई खास बात नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस ही कहलाएगा। यहाँ भी अगर तुम इसके बीच से खींचते हो, ये भी क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस। कोई दिक्कत समझ ना? और क्या समझना है, ये जो आपका मिरर है, लेंस है, इसमें मान लो कुछ देर के लिए क्या है तुम्हारा, F1 है, ये क्या है? F2 है, ठीक है। ऐसे हो जाएगा। ये क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है, क्या कर रहा है? इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस, क्या कहते हैं? इस उसमें था ना कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग मिरर नहीं था, इसमें कन्वर्जिंग लेंस आ गया। हाई क्या कर रहा है? डाइवर्ज कर रहा है। ये क्या कहा जाएगा? देखो कैसे डाइवर्ज कर रहा हूँ, ऐसे कर देता है, फैला देता है। लेकिन ध्यान देना आप लोग चीज क्या, कि जो मैं रे ऑफ लाइट ला रहा हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ला रहा हूँ। यहाँ भी क्या कर रहा हूँ? पैरेलल ला रहा हूँ। ऐसा नहीं कि हम पैरेलल नहीं ला सकते, ला सकते, लेकिन जो हम लोग को पढ़ना है पैरेलल वाला ही पढ़ना है। एग्जाम में क्वेश्चन भी कौन सा आएगा? पैरेलल वाला भी आएगा। ऐसा मत सोचना कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है? जैसे आपका हो गया लेंस हो गया, ठीक है, लेंस हो गया, क्या इसमें ऐसे लाइट ना आ सकता है तिरछा? ऐसा ना हिल सकता है अंदर का? एकदम हिलेगा। अब ये भी ऐसे ही घूमेगा, हिलेगा तो ऐसे ही घूमेगा, समझ पा रहे हो? लेकिन इस टाइप का हम लोग को नहीं पढ़ना है। भैया एक लाइन नहीं आ सकता है रे। काहे नहीं, हम समझने के लिए दूसरे खींच रहे हैं जी। पर यार ध्यान देना कि कोई भी आएगा ना, कितना हूँ, एक ही पॉइंट से कट के जाएगा। किस में? कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स लेंस में। इसमें क्या हो जाएगा कि असली में कहीं तो कटेगा ही नहीं, इतना दूर फैल रहा है, तो वो सटेगा अपन में ही। बस हम लोग इसको क्या करेंगे ना, ठीक करेंगे, सोचेंगे कि कहीं शॉर्ट रहा है, क्या करेंगे हम लोग? सोचे कहीं पर शॉर्ट रहा है, कहाँ से सटा है? कहीं भी मतलब इससे पीछे की वजह से आएंगे। हाँ, ये यहाँ से मुड़ के भाग गया ना, इसको पीछे बुला के ले गए। यहाँ पे कहेंगे मान लो शॉर्ट रहा है, यहाँ पे फोकस बनेगा, नकली का फोकस बनेगा, इसमें असली का फोकस बनता है, ठीक है। वही वर्चुअल रियल। यहाँ भी क्या कहानी पढ़ना आप लोग को कि इमेज कैसे बनता है, कैसे फॉर्मेशन इमेज पढ़े थे ना उसमें। नकली का फोकस बन रहा है। किसी को कोई दिक्कत? नहीं तो इसका इधर आ जाएगा फोकस, इसका इधर चल जाएगा फोकस, 1 2 इसमें भी होगा, 1 2 इसमें भी होगा, इधर से 1 सब कुछ इधर 1 1, उधर का हो जाएगा 2 2। आपका समझ में तुम लोग को? ये जो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, बताओ कहाँ पे मोटा कहाँ पे पतला दिख रहा है? ऊपर बीच में ऐसे बताना है।
बीच में मोटा है ना, ऊपर का है पतला। देखो ऊपर जा रहा तो इतनी ऐसा है, बीच में कितना है? इतना ज्यादा है। तो कहेंगे कि ऊपर में क्या होता है? थीन। और बीच में क्या होता है जी? थिक। इसमें क्या कहानी है? बीच में क्या है? थीन है। और ऊपर में क्या है? ठीक है। एक ये बात हो गया। और ये कन्वर्ज करता है, डाइवर्ज करता है, कन्वर्जिंग बोलते हैं, डाइवर्जिंग बोलते हैं। हाँ, ये पॉइंटर छूट रहा है जी। एक और चीज, एक और चीज, ऐसा लाइन, ऐसा रे ऑफ लाइट जो एकदम प्रिंसिपल एक्सिस पे हिल जाए, इसी के ऊपर ही आए एकदम इसी पे। मतलब समझो कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है वही आपका रे ऑफ लाइट है। ठीक है, तो बिना डाइवर्ज किए निकल जाएगा। बिना डाइवर्ज किए क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। चाहे आपका कन्वेक्स लेंस हो या फिर आपका कनकेव लेंस हो, दोनों लेंस से बिना डाइवर्ज किए एकदम सीधा निकल जाएगा, मुड़ेगा। सॉरी, वही डाइवर्ज, डिस्टर्ब बोल दो, काम खत्म। कन्वर्ट डाइवर्ज के मारो गोली, बिना डिस्टर्ब हुए क्या हो जाएगा? सीधा निकल जाएगा, कहीं डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, और क्या है? प्रिंसिपल फोकस। हाँ जी, कहाँ थे हम लोग? हाँ, हाई जो है ना ओम, है बीचवा में, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। थोड़ा मुझे ध्यान नहीं आ रहा था। हिंदी में तो मुझे याद है सब कुछ। प्रकाश बिंदु कहते हैं। हिंदी में सब कुछ मुझे याद है। एक्चुअली हम हिंदी में बहुत पढ़े हैं जी। रिवीजन खाली करके आते हैं, का बताना है इंग्लिश में थोड़ा सा देख लेता हूँ। मतलब हम तो हिंदी में है, जानते हो तुम लोग। मैं क्या बताया नाम अभी? ऑप्टिकल सेंटर। क्या नाम है समय इसका? बस यही लास्ट है, क्लास छुट्टी आप लोग का। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। कोई दिक्कत किसी को? नहीं, चलो यहाँ तक आज रोक दो, ठीक है। इसका आगे कल सीखेंगे, बहुत कुछ समझना है। जैसे कि एक सवाल ऐसे ही पूछ के रखता हूँ, कल बताऊंगा, आप लोग बता कर रखिएगा। आप लोग कभी घड़ी बनवाने गए हैं किसी दुकान पे? वो देखते होंगे ना, एगो छोटा सा आँख में कुछ लगा लेता है इसे, और एगो आँख से बंद कर लेता है, तब इसे बनाता है घड़िया को, इसी में देख देख के। वो क्या लगाता है उसके अंदर? उसमें क्या रहता है? ठीक है, इतना रहता है तो उसमें रहता है लेंस। क्या रहता है? पर कौन सा लेंस होगा? ये कन्वेक्स वाला, ये कनकेव वाला? आप लोग क्या करेंगे बताइएगा कल मुझे। ठीक है, बंद नहीं किया ना? कर दिया? नहीं, रुको जरा, थोड़ा लाइक भी कर देना। ठीक है, सब लोग भूल जाता है, तू लोग कर देना।